Hi humans, welcome back to Humanities. This is your geography educator Ananya Sharma. In this video, we are going to have a one-shot explanation of chapter number 6, that is tertiary and quaternary activities. अभी तक हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं that what are primary as well as secondary activities. हमें पता है कि primary activities are those activities which are directly dependent on nature. ओके एज वेल एज जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि ट्रांसफॉर्मिंग वर्क करती हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है दैट्स वाई इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंड चीज ये कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज का फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि ना तो प्राइमरी एक्टिविटीज में काउंट होते हैं ना ही सेकेंडरी एक्टिविटीज में काउंट होते हैं, वो एम्प्लॉयज फिर कहाँ पर काउंट होंगे, कौन सी एक्टिविटीज में काउंट होंगे। सो डू नॉट वरी फॉर दैट, अभी भी हमारे पास टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज है तो ग्रुप दोज एम्प्लॉयज, उन सभी लोगों को भी आगे आगे जाकर ग्रुप किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हर एक इंसान हु इज engaged in some sort of services, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको कहीं ना कहीं तो लोकेट कर पाओगे, या तो प्राइमरी एक्टिविटीज में, या तो सेकेंडरी में, या फिर टर्शरी में, या फिर क्वाटरनरी में, या फिर क्वीनरी में। मतलब कहीं ना कहीं तो वो इंसान लोकेट हो ही जाएगा। बट फॉर अ पर्सन जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है वो कहीं पर भी लोकेट नहीं किया जा सकता। अब हम आगे चलते हैं अपनी चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने आपके लिए फॉर्म किया है। अब देखो यहाँ पर हमें, अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर एक कॉटन है। ओके अब मैं डिजायर कर रही हूँ टू हैव अ कॉटन टी शर्ट, मुझे टी शर्ट चाहिए जो कि कॉटन से बनी है। ओके ये कॉटन है जो कि किसी फील्ड में लगा हुआ है। अब फर्दर क्या प्रोसेस होगी, ये कॉटन जाता है फैक्ट्री में। कॉटन लगा है गुजरात में, फैक्ट्री है पंजाब में, बट आई लिव इन हिमाचल। मुझे तो ये टी शर्ट चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या होगा, मैं डायरेक्टली फैक्ट्री में थोड़ी जाऊंगी ये टी शर्ट परचेज करने, मैं जाऊंगी अपनी नियर बाय शॉप पर जहां पर शॉपकीपर मुझे वो चीज दे देगा। नाउ अब जो ये कॉटन था ये रिलेटेड था प्राइमरी एक्टिविटीज से, ये जो फैक्ट्री है ये आ जाएगी सेकेंडरी एक्टिविटीज में, बट ये शॉपकीपर कौन सी एक्टिविटीज में आएगा। ओके ये हम आगे जाकर इसको आंसर करेंगे। वेयर एज कई ऐसी चीजें हैं जो हम ऑन द स्पॉट एनालाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। अब ये गुजरात से पंजाब लाने में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा काम है। वेयर एज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हुई कि जो ये फैक्ट्री है इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया इस फार्मर के साथ जिसके पास बहुत ज्यादा बड़ा लैंड है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट यू विल गिव अस दैट अमाउंट ऑफ कॉटन एवरी ईयर। ओके तो इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। और वेयर एज मैंने अपने पास वाली शॉप पर कॉल कर कर कम्युनिकेट कर कर पूछा कि डू यू हैव अ कॉटन टी शर्ट, तो इसीलिए एक चीज कॉटन टी शर्ट हम तक आई। हमारे पास तो सिर्फ वो टी शर्ट है, बट वो टी शर्ट बनाने के लिए पीछे बहुत सारी प्रोसेसेस हो चुकी हैं। दैट्स वाई आपने ये चीज देखी होगी कि अगर कोई चीज हम फैक्ट्री से लें डायरेक्ट तो उसका कॉस्ट हमें कम पड़ता है, वेयर एज अगर वही चीज हम शॉप से लें तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज फैक्ट्री से वो चीज आई शॉप पर, उसको लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हुआ वो भी बीच में ऐड होगा। वेयर एज बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट होते हैं जो कि ऐड हो जाते हैं। आगे चलते हैं अब हम डायरेक्टली अपनी टर्शरी एक्टिविटीज में। तो जैसे हम सेकेंडरी एक्टिविटीज को कह देते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसी तरह से टर्शरी एक्टिविटीज को कहा जाता है सर्विस सेक्टर। मतलब जो भी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं वो सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है मैन पावर। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज में हमें नेचर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमें मशीन्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसी तरह सर्विस सेक्टर पे हमें इंसानों पर, मैन पावर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आगे चल के देखते हैं तो आखिरकार टर्शरी एक्टिविटीज में होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली कम्स अंडर टर्शरी एक्टिविटीज। आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टर्शरी एक्टिविटीज में हैं,
बट हम उनको एनालाइज कैसे करें कि यार यहाँ पर तो टर्शरी एक्टिविटीज ही हो रही हैं। तो देखो टर्शरी एक्टिविटीज में इन जनरल क्या होता है, स्किल्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर पेमेंट। ओके, अब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या हुआ, 1 kg ऑफ कॉटन जो है वो फार्मर ने सेल किया फॉर 500 रुपीज। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में क्या हुआ, एक जो फैक्ट्री है वहां से 100 टी-शर्ट्स गई, ठीक है, फॉर 10,000। तो यहाँ पर गुड्स है, कुछ मटेरियल है, वो एक्सचेंज हो रहा है फॉर पेमेंट। इसी तरह से प्राइमरी सेकेंड सॉरी इसी तरह से टर्शरी एक्टिविटीज में स्किल्स को एक्सचेंज किया जा रहा है पेमेंट के लिए। इसी तरह से स्किल्स को एक्सचेंज करा जा रहा है पेमेंट के लिए। अब जो ये स्किल्स हैं, ये इंसान में कोई ट्रेट नहीं होता, लाइक थ्रू बर्थ ही हमें स्किल्स नहीं आ जाती, ये स्किल्स हम अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करते हैं। सो ये स्किल्स डेवलप करने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ये स्किल्स दो चीज़ों से मिलकर बनेंगी। सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज, हमारे पास किताबों का ज्ञान होना चाहिए, वेयर एज हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि अगर हम मैथ्स का एग्जाम्पल लें, सॉल्विंग थिंग्स एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग देम, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पर भी लिखी गई है, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स में हमें देनी पड़ती है अपनी स्किल्स। अब इसके अंदर आ जाते हैं हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस, ये सारी जो लाइक सर्विसेज हैं वो सब। आगे चलते हैं, तो जो टर्शरी सेक्टर है उसको कहा जाता है सर्विस सेक्टर, ये पॉइंट भी हम कवर कर चुके हैं। मैन पावर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो हम आगे चलते हैं, तो देखो क्या था, अर्लियर इनिशियल स्टेज पे देखें तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज थी ना वो ज्यादा प्रेवलेंट थी। अगर बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो आजकल के ट्रेंड में क्या है, जो टर्शरी एक्टिविटीज है ना उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड है, वेयर एज जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ लोग एम्प्लॉयड है। जनरली जो लोग ज्यादा स्किल्ड नहीं है वो आजकल सेकेंडरी एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम, तो टर्शरी एक्टिविटीज में जनरली क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सचेंज। ये दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, प्रोडक्शन हो रही है एंड एक्सचेंज हो रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यार एक्सचेंज तो हम समझ सकते हैं, बट प्रोडक्शन किस चीज की हो रही है, यहाँ पर तो हमारे पास स्किल्स हैं। तो वो स्किल्स बनाने के लिए भी हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, वो मटेरियल है थ्योरेटिकल नॉलेज। जब वो थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ जुड़ेगी तब हमारे पास आएगी स्किल, कोई काम करने की क्षमता हमारे पास तब आ जाती है स्किल। फिर फर्दर उस स्किल को किया जाता है एक्सचेंज फॉर पेमेंट। ठीक है, अपने लाइवलीहुड के लिए हर एक इंसान को मनी चाहिए होती है, तो इसीलिए उस स्किल को एक्सचेंज किया जाता है पेमेंट पे। अब अगली चीज ये है, कोई जो नॉन विजिबल चीजें हैं जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये भी इंक्लूडेड है। देखो ट्रेड इसमें जरूरी क्यों है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया शॉपकीपर वाला, कि वो शॉपकीपर हमें अवेलेबल करवाता है सारी चीजें, तो इसलिए ट्रेड आ जाती है इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, वेयर एज कम्युनिकेशन भी इन एक्टिविटीज के अंदर आ जाती है। सो ये देखो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि जो ये प्राइमरी एक्टिविटी, जो ये टर्शरी एक्टिविटीज है ना, इसमें हमें स्किल्स चाहिए होती है, एक्सपर्टाइज चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है। जो चीज़ें इसमें नहीं चाहिए होती वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मशीनरी एंड फैक्ट्री, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चाहिए होती है। स्किल्स को एक्सचेंज किया जाएगा पेमेंट के लिए। ये चीज़ें आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस पेज पे यही कुछ एक्सप्लेन किया, आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं। मैंने बहुत इजी से फ्लो चार्ट बना बनाकर आपको समझा दिया है। आगे अब हम चलते हैं, तो आगे यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्रेड वाला पार्ट। अब देखो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, क्या है, ट्रेड में जो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, की वर्ड्स, वो है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग, इन दो वर्ड से आप ट्रेड को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ट्रेड में क्या होता है, जनरली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी है वो आ जाएगा हमारे ट्रेड के अंदर। अब ट्रेड का अगर हम कोई इंपॉर्टेंट फीचर देखें ना, तो वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ही ट्रेड होती है, प्रॉफिट इज द की फॉर ट्रेड। ओके, लाइक इंटेंडेड होती है प्रॉफिट के लिए।
देखो क्या है, टाउन्स में, सिटीज में जहां पर ट्रेड होती है ना, उन जगहों को हम कहते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स। जैसे यहाँ पे इसको लाइक हाईलाइट कर कर लिखा हुआ है, तो इन चीजों पर आप क्वेश्चन रेडी कर सकते हो कि ट्रेडिंग सेंटर क्या होते हैं। तो जहां पर भी बाइंग या फिर सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, बट उसको हम एज अ होल कहते हैं दैट दिस इज अ ट्रेडिंग सेंटर। आगे चलते हैं हम। अब जो ये ट्रेडिंग सेंटर है ना, ये दो लाइक पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रूरल, सेकंड हमारे पास आ जाते हैं अर्बन। ये देखो नोट्स के थ्रू भी मैंने आपको ये सब कुछ बताया हुआ है। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, फिर हमारे पास आ जाएंगे अर्बन, फिर हम आगे पढ़ेंगे अपने पीरियोडिक मार्केट्स को भी। अब देखो आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, जो ये रूरल मार्केटिंग सेंटर्स है ना, ये होते हैं हमारे नियर बाय सेटलमेंट्स पे। दीज आर क्वासी अर्बन सेंटर्स। अब यहाँ पर क्या है, दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर टू मोस्ट ऑफ रूडिमेंटल टाइप। यहाँ पर पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती हैं, ज्यादा डेवलप नहीं होती, बट जैसी वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर है, जैसी उनकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ का रूरल लाइक ट्रेडिंग सेंटर्स मिलेंगे। उनको किसी भी जगह की ना शॉप्स को देखकर या फिर वहाँ के डेवलपमेंट अगर हमें देखनी हो ना, तो वहाँ के हम शॉप्स देख सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉल्स देख सकते हैं। वो देखकर हमें पता लगता है कि वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर एज वेल एज डिमांड कैसी है। बिकॉज विदाउट डिमांड, अगर कोई बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया है, अगर हम वहां पर जाकर एक मॉल खोल देंगे बड़ा सा, तो वहां पर तो वो मॉल चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर लोगों की परचेजिंग पावर कम है। इसीलिए जब आप कभी भी कहीं पर भी जाते होगे किसी भी रूरल एरियाज में, तो वहां पर आपको बहुत छोटी छोटी शॉप्स दिखती हैं। दैट्स द रीजन, क्योंकि वहां के लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो उन्हीं चीजों को लेकर है। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसमें मंडीज भी होती हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, जो ये रूरल एरियाज है ना, यहाँ पर अर्बन सेंटर नहीं होते, बट सिग्निफिकेंट सेंटर्स होते हैं। अब क्योंकि ये हमें गुड्स और सर्विसेज जैसे भी अवेलेबल कराते हैं, बट हमें गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर मिल जाती है, जो कि रूरल फोक डिमांड करता है। सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं पीरियोडिक मार्केट। अब नोट्स के थ्रू देख लो, तो इसमें मैंने सिर्फ 3 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नो रेगुलर मार्केट्स, ऑर्गेनाइज्ड, वीकली एंड बाई वीकली। अब देखो ये 3 वर्ड सुनकर आपको याद आ जाएगा कि यार यहाँ पर पीरियोडिक मार्केट्स की बात की जा रही है। अब मेरे नोट्स इतने ज्यादा शॉर्ट और प्रिसाइज इसीलिए है बिकॉज जो बड़ी बड़ी लाइंस है ना, वो तो आप बुक से पढ़कर भी याद कर लोगे। और नोट्स का रियल मीनिंग ये होता है कि आप नोट्स में कीवर्ड्स को मेमोराइज करो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स ही डाले हैं नोट्स में, जो कि आपको एंड में जाकर अवेलेबल होता है ना। 1 पेज नोट्स, 2 पेज नोट्स, जो आप डिमांड करते हो टुवर्ड्स द एंड की बोर्ड से पहले हमारे पास 1 पेज के या फिर 2 पेज के नोट्स हो, वो मैंने आपको बिगनिंग में ही दे दिए हैं। सो मेक मोस्ट ऑफ दीज नोट्स। अब देखो ये आपको समझ आ गया होगा कि पीरियोडिक मार्केट किस तरह के हैं। रेगुलरली नहीं लगते, बाय वीकली लगते हैं, या फिर कई बार क्या हुआ, एक बार लगेगा वीक में। फॉर एग्जाम्पल वेंसडे लगा। कई बार ऐसा होता है अगर डिमांड ज्यादा है तो वेंसडे, सैटरडे, ऐसे मतलब ऑल्टरनेट डेज पर ये मार्केट्स लग जाते हैं। फिर बात करें अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स की, तो इसके 2 की पॉइंट्स हैं हमारे पास। स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज मिलती है, ऑफर्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सेट्रा। यहाँ पर देखो ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज भी मिलता है, वेयर स्पेशलाइज्ड गुड्स भी मिलते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है रिटेल ट्रेडिंग। अब रिटेल ट्रेडिंग एक बिजनेस एक्टिविटीज है जो कि कंसर्न्ड होती है विद द सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। अब यहाँ पर क्या है, जो ये रिटेल है ना, यहाँ पर आपको डायरेक्टली कंज्यूमर को ही चीज देनी है, बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं आएगा। जैसे कई होलसेलर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उनकी जो शॉप है हम वहां नहीं जाते, उनके शॉप्स पर जाते हैं, जो स्मॉल शॉप्स वाले लोग होते हैं। ठीक है, वो वहां से सामान लेकर आते हैं। तो इसीलिए जो वो होलसेलिंग है ना, वो रिटेलिंग से इसी सेंस में डिफरेंट है कि होलसेल या तो बल्क में होगी, तो वहां पे जो कॉमन लोग हैं जिसकी डिमांड सिर्फ है कि उसको 1 पीस चाहिए, वो रिटेल ट्रेडिंग, रिटेल शॉप्स पर जाकर वो चीजें लाता है। जैसे आपके घर के पास जो शॉप है ना, वहां के जो अंकल हैं वो आपकी रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको सामान बेच रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, इनका जो लाइक मेन जो इनका कंसर्न है ना, वो सेलिंग होता है कि हमें अपना सामान बेचना है। देखो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आपकी तीनों एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी, एंड इसके बाद आपके पास ये टास्क होगा, दो यू आर ग्रोन अप बट फिर भी आप ये चीज कर सकते हो कि आपके पास जितने भी लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आपके आसपास कोई है जिसको आप जानते हो कि वो क्या कर रहा है,
आपको अपने माइंड में ही एक चार्ट बनाना है कि कौन सा इंसान किस एक्टिविटी में एंगेज्ड है। फिर आप बाद में जाकर ये एनालाइज करो, एक छोटा सा सर्वे करो कि आपके आसपास की लोकेलिटी में ज़्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है, सेकेंडरी में है, टर्शरी में है, क्वाटरनरी में है या फिर क्विनरी में है। आगे यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग में क्या है, होलसेल ट्रेडिंग ना एक बल्क बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पर बल्क में सामान बेचा जाता है, न्यूमरस इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स को एंड सप्लाई हाउसेस को भी सप्लाई की जाती है। लार्ज स्टोर्स मतलब जैसे चेन स्टोर्स आ गए, आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। हाउएवर मोस्ट रिटेल स्टोर्स प्रोक्योर सप्लाईज फ्रॉम द इंटरमीडिएरी स्टोर्स। ये सब बताया है कि जो होलसेल्स है ना, वो जनरली क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं क्रेडिट टू द रिटेल स्टोर्स टू सच एन एक्सटेंट दैट रिटेलर्स ऑपरेट वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। जो मैंने आपको पहले समझाया कि जो रिटेल शॉप वाले हैं वो जनरली जाते हैं होलसेलर्स के पास अपना सामान लेने। आगे हमारे पास आ गया ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, हमने जाना कि ट्रांसपोर्टेशन भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो ये कॉटन है गुजरात है, ये जो फैक्ट्री है ये पंजाब में है, अब जो ये शॉप है ये हिमाचल में है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है ये सब आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज को वन प्लेस टू दूसरी प्लेस में लेके जाया जाता है। अब जो ये ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसको दो तरीके से मेजर किया जाता है। सबसे पहले किलोमीटर्स में, दूसरा टाइम में। कितने किलोमीटर जाना है, कितने समय में जाना है, क्या डिमांड है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट डिस्टेंस आ जाता है और द एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ रूट। आगे अगर हम चलें, जो ये ट्रांसपोर्ट को क्या इफेक्ट करता है, सबसे पहले डिमांड। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज influenced by size of population. The larger population size, the greater is the demand of population. रूट्स की बात करें, लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, रॉ मटेरियल्स, पैटर्न्स ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, ये सब। अब ये ट्रांसपोर्ट में ना सिर्फ वही ट्रांसपोर्ट नहीं आ रहा जो फैक्ट्री से उधर सामान लेके जा रहा है वहां से शॉप पे, नो। जो लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बसेस है, ट्रेन है, वो सभी हमारी टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाती है। देन हमारे पास आया हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, ट्रांसमिशन हो रहा है वर्ड्स का, मैसेजेस का, फैक्ट्स का, आइडियाज का। अब यहाँ बताया गया है कि जब राइटिंग की इन्वेंशन हुई ना, उसने मैसेजेस को प्रिजर्व करने में हेल्प करी। एज वेल एज कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ बताया गया है दैट एक्चुअली हैंड से, एनिमल से, बोट से, रोड से, रेल से एंड एयर से जो है ये मैसेजेस पहले टाइम में भी हम कन्वे करते थे। ओके, दैट इज वाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो रेफर्ड एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनको हम लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर बाद में बताया हुआ है कि जो लेटर डेवलपमेंट्स हुई मोबाइल फोन्स वगैरह की, उन्होंने कितना ज़्यादा सिंपल कर दिया है सब। देन कम्स टेलीकम्युनिकेशन। अब देखो टेलीकम्युनिकेशन क्या है, द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर जो रेवोल्यूशन आई ना कम्युनिकेशन में, उसको हमने कहा टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि जो स्पीड है, अब जिस स्पीड से हम कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, जो टाइम रिड्यूस हुआ है और जो रीसेंट एडवांसमेंट्स आई हैं वो यहाँ बताया गया है। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, ये हेल्प करते हैं हमें न्यूज़, पिक्चर्स, टेलीफोन कॉल्स वास्ट ऑडियंस तक लेके जाने में, इसीलिए इनको कहते हैं मास मीडियाज। न्यूज़पेपर्स आर ऑल्सो अ एग्जाम्पल। फिर हमारे पास आ जाते हैं सर्विसेज। सर्विसेज occurs at many different levels. Some are geared to industries, some to people, some to industry and people. यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सर्विसेज है ना वो भी डिफरेंट लेवल पर हो रही हैं, कुछ सिर्फ लोगों के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए। इसी तरह से यहाँ पर सर्विसेज के बारे में सब कुछ बताया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है डब्बा वालास का। देन हमारे पास आ जाते हैं पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज। टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल are in service sector. Services are provided in all sectors, but as more developed countries, a higher percentage of workers is employed in providing services as compared to developed countries. ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले सकते हो कि रीजन क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज में टर्शरी एक्टिविटीज की तरफ इतने ज्यादा लोग क्यों बेंड हुए हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सम सिलेक्टेड एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। टूरिज्म। अब देखो टूरिज्म जो है ना वो जीडीपी में
40% दे रहा है एज पर दिस डेटा। आई विल एडवाइस यू कि इस डाटा को, जो न्यू एनसीईआरटीज है ना, अगर आपके पास वो है तो उससे चेक कर लो, अदरवाइज गूगल कर लो कि लाइक व्हाट इज द डाटा फॉर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी। अब देखो यहाँ पे है टूरिज्म जो है ना, वो भी टर्शरी एक्टिविटीज के लिए आता है। टूरिज्म पूरे वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटीज बना है। टोटल इसमें 250 मिलियन जॉब्स हैं एंड टोटल रेवेन्यू जो है वो आ रहा है हमारे पास 40%, टू बी चेक्ड। ओके, आगे हम चलते हैं। टूरिज्म फैक्टर्स यहाँ बताए गए हैं। डिमांड, डिमांड ये है कि जो हॉलीडेज है ना, हॉलीडेज की डिमांड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। अब देखो आजकल के टाइम में क्या है, लोगों की जो सैलरीज हैं वो ज़्यादा है लोगों के पास, क्योंकि स्किल्स अब ज़्यादा आ गई तो सैलरी ज़्यादा है। तो इसीलिए जब वो वर्क इतना ज़्यादा कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज पीपल लाइक विश टू एंजॉय। ठीक है, वो एंजॉय करना चाहते हैं बाय ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस। आगे चलते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट अट्रैक्शन पे हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट। अब हमारे लिए जो लोग रहते हैं ऑन लाइक हॉट एरियाज, जो हॉट एरियाज में रहते हैं, उनके लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है शिमला और एनी हिल स्टेशन। तो वो क्यों होता है? ड्यू टू इट्स प्लेजेंट क्लाइमेट्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मेडिटेरेनियन लैंड्स का, क्योंकि ये वर्ल्ड की बुक है तो इसमें वर्ल्ड के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। आगे देखते हैं लैंडस्केप का। कुछ लोगों को लाइक टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट्स पर, जैसे कि माउंटेन्स हो गए। कुछ लोग होते हैं माउंटेन पीपल वेरा सम आर बीच पीपल, तो उसके अकॉर्डिंगली लोग अपने प्रेवलेंट जगहों पर जाते हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट, हिस्ट्री एंड आर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कई बार हम, जैसे अब हम आगरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ताजमहल है, वहाँ की एक हिस्ट्री है, तो ये भी एक प्रेवलेंट लाइक फैक्टर है। देन कल्चर एंड इकोनॉमी, ये भी चीज अट्रैक्ट करती है, ठीक है, लोगों को। अब यहाँ पर आ जाता है मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स। अब इंडिया में एक और चीज होती है जो कि है मेडिकल टूरिज्म। लोग स्पेशली आते हैं फॉर मेडिकल पर्पसेस, अपना इलाज करवाने के लिए हम कहें तो। जो अब हमें ये चीज कह सकते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हॉस्पिटल्स है ना, वो काटर करते हैं पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडिया का, थाईलैंड का, सिंगापुर का एंड मलेशिया का। इन पर्टिकुलर कंट्रीज में मेडिकल टूरिज्म ज़्यादा हो रहा है। आगे हमारे पास आ जाता है कॉर्डिनरी एक्टिविटीज। कॉर्डिनरी एक्टिविटीज आ जाते हैं जो थोड़े से हमारे अपर लेवल के वर्कर्स हो जाते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो तो आ गए टर्शरी एक्टिविटीज में, बट एक एम्प्लॉय में और एक बॉस में फर्क तो होता है ना, तो इसीलिए उनकी जो लाइक टाइप ऑफ एक्टिविटी है उसमें भी फर्क है। अब जो ये सीईओज हो गए, एमएनसीज के सीईओ, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हो गए, तो ये सारे लोग आ जाते हैं इस एक्टिविटीज में। देखो कॉर्डिनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग: द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। Quaternary activities center around research, development, and many be seen an advanced form of services including specialized knowledge and technical skills. देखो उसमें हमें सिर्फ theoretical knowledge चाहिए, यहाँ पर हमें specialized knowledge चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हमें ऊपर की knowledge चाहिए होगी। फिर हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं: आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन ओपनिंग अप लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स एटसेट्रा। ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखो क्यूनरी एक्टिविटीज। द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म क्यूनरी एक्टिविटीज। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जो कि हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग करते हैं। देखो क्या है, एक हो गया हमारे पास एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के ऊपर आए हमारे बॉस, एंड जो बॉसेज एंड ऑल हैं उनसे भी ऊपर हमारे आ जाते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि डिसीजन लेते हैं। ओके, तो वो सब आते हैं हमारे क्यूनरी एक्टिविटीज के अंडर। अब आ गया डिजिटल डिवाइड। अब यहाँ पर बात की गई है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो इमर्ज हो रही हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डेवलपमेंट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और सोशल डिफरेंसेस है कंट्रीज के बीच में। हाउ क्विकली कंट्रीज कैन प्रोवाइड आईसीटी एक्सेस बेनिफिट्स टू सिटीजंस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर जनरली लाइक क्या होता है, वो सर्च फॉरवर्ड है, द डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैग बिहाइंड एंड दिस इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। कि जो डेवलपिंग है उनके पास उतना एक्सेस नहीं है, बट जो
डेवलप्ड हैं उनके पास ज़्यादा एक्सेस है। सिमिलरली जो डिजिटल डिवाइड्स है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल है लार्ज countries like India, Russia, it is inevitable that certain areas like metropolitan centers possess better connectivity and access to digital ventures देन पेरिफेरल रूरल एरियाज। अब इंडिया में भी डिजिटल डिवाइड है। अगर हम बात करें दिल्ली की, वेयर एज अगर हम बात करें किसी बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया की, तो यहाँ पर दिल्ली में लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, वेयर एज यहाँ पे तो लोगों के पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड्स। सो दैट्स इट फॉर this explanation. If you like the video, please like, share, comment and subscribe to this channel. Thank you so much.